हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। इसको तुजक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो बाबरनामा है ये लिखी कब गई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को बाबरनामा जो है लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? खानवा क्षेत्र जो है ये वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है खानवा वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरम खान किसके सेनापति थे? तो बैरम खान जो थे ये अकबर के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का जो ये मकबरा जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है ये बनाया कब गया था? तो 16 अगस्त 1545 को बिहार के सासाराम में शेरशाह के मकबरा को बनाया गया था। और शेरशाह का जो ये मकबरा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो अलावल खान ने तैयार किया था शेरशाह के मकबरा का डिजाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये 1571 में किया गया था। 1571 में यानी कि 1571 में बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा जो है इसको किसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो अकबर के जीत के प्रतीक के रूप में बुलंद दरवाजा को जो है इसको जाना जाता है। याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 1627 में यानी कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। और जहांगीर का जन्म कब हुआ? अब मृत्यु जान ही गए तो जन्म भी तो जान लीजिए। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 को हुआ था जहांगीर का जन्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का क्या किया है? तो संग्रह किया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? और कहाँ पर बनवाया गया था? तो ग्वालियर में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। कब बनवाया गया था? तो 1586 में। याद रखेंगे, तानसेन का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। कब? तो 1586 में। और कहाँ पर? तो ग्वालियर में। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र। तानसेन जो थे कौन थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे और प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान मजाहिब के लेखक कौन है? तो मोहसिन फानी जो है, मोहसिन फानी ये दास्तान मजाहिब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दास्तान मजाहिब में मिलता है। किसका साक्ष्य? तो दीन इलाही का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला किसके बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला और इलाहाबाद के किले को। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो वित्त मंत्री है टोडरमल है। टोडरमल का जन्म हुआ था सीतापुर में। और टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको अभी के समय में कहते हैं और उस समय में हिंदी में कहा जाता था वित्त मंत्री, उसे अभी भी कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को हिंदी में वित्त मंत्री। तो अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा अकबर के राजस्व प्रणाली जब्त को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से स्थापित किया था। कहाँ स्थापित कर लिया था? तो लाहौर स्थापित कर लिया था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को लाहौर स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर के मकबरों का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर ने।
अगला क्वेश्चन है शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर के मकबरों का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? ये तो समझ गए, अकबर ने करवाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का निर्माण, लेकिन कहाँ पर करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में करवाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए अकबर ने सफ़ेद संगमरमर का निर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल को आप लोग जानते होंगे, लेकिन बीरबल जी का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास नाम था बीरबल का वास्तविक नाम, यानी कि रियल नाम। वो तो उपाधि दी गई थी बीरबल को। ठीक है, बीरबल को उपाधि दी गई थी। रामायण की रचना किसने किया? सबको पता है, वाल्मीकि जी ने किया है। अलुब्रीन की रचना का नाम क्या है? तो अलुब्रीन की रचना का नाम है किताब उल हिंद, जिसे कि भारत के दिन के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अलुब्रीन की। अगला क्वेश्चन है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो बर्नी जो है ये तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, जो कि गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा को। याद रखिएगा, बाबर की जो बेटी थी उन्होंने लिखा था। देखिए, बाबर जो है सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, उसके बाद कौन आता है? तो हुमायूं आता है, उसका बेटा। और हुमायूं बाबर की जो बेटी रहती है वही क्या करती है? तो हुमायूं नामा करके को लिखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तहकीकात ए हिंद किसकी रचना है? तो अलुब्रीन की रचना है तहकीकात ए हिंद। तुजक ए बाबरी की रचना किसकी है? तो बाबर की रचना है तुजक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था 1575 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है पट्टा प्रथा और काबिलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह ने किया था पट्टा प्रथा और काबिलियत प्रथा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो अकबर ने मियाँ की जो उपाधि है वो तानसेन को प्रदान किया था। ठीक है, याद रखिएगा, तानसेन जो पहले बता चुके हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, उनका रियल नाम था तन्नाम तानसेन, तो उनको उपाधि दी गई थी। तो तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र या फिर रामतनु पांडे भी आप लोग कह सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तानसेन को कविराज की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रदान किया गया था तानसेन को कविराज की उपाधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के द्वारा बनवाया गया किला का नाम क्या है? तो लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला। ये सब किला जो है, तीनों किला को याद रख लीजिएगा, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला। और लाल किला का पुराना नाम क्या है? तो किला ए मुबारक। किला ए मुबारक जो है लाल किले का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हमीद लोहड़ी का संरक्षक शाहजहां था, जो कि शाहजहां का कार्यकाल रहा था सोरेन के, उसका कब से कब तक उसका राजा बना था? तो 1628 से 1658 तक, 20 साल तक। अगला क्वेश्चन है सूर राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा कब किया गया था? तो 1537 ईस्वी में सूर राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आदिल शाह सूरी जो है ये सूर राजवंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आजम शाह ने अपनी माँ की याद में 1660 से 61 के बीच में बनवाया था बीबी का मकबरा अपनी माँ की याद में। अगला क्वेश्चन है आजम शाह की माँ का नाम क्या था? यहाँ पर तो देख लिए बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह ने अपनी माँ की याद में। अब उनकी माँ का नाम क्या था? तो दिलराज रासो बेगम आजम शाह की माँ का नाम था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था? तो शाहजहां ने क्या किया था? अपनी जो राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था अपनी राजधानी को शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है 1687 में यानी कि 1687 में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल कर लिया था? तो गोलकुंडा साम्राज्य को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था 1687 में। अगला क्वेश्चन है 1687 में गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा का शासक था कुतुब शाह। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा कब जीता गया? तो बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा 1686 में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर को पुनः किसके द्वारा लगाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा 1679 में जजिया कर को पुनः लगाया गया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या कर दिया? 1679 में जजिया कर को पुनः लगा दिया था। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो तो आप लोग खास इस का पीडीएफ ले सकते हैं। ये हिस्ट्री ऑनर्स में आपका पेपर 5, 6, 7, 8 होता है ये पेपर, और उसके बाद आपका लास्ट में होता है जनरल स्टडी, जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर। इस 3 पेपर आपका पता है ये सब्जेक्टिव मोड में होता है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहता है, बस 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कि 20 नंबर का रहता है। तो इस पेपर में आपको मिलेगा क्या क्या, इस पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या? तो आपका पेपर 5 है, 6 है, 7 और 8 है। पेपर 5 में आपको टोटल 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे गेस्ट पेपर से जाकर के पढ़ लो, नहीं। अगर आपको गेस्ट पेपर से ही पढ़ना होगा तो गेस्ट पेपर
पेपर का फर्स्ट पेज जैसे ही आप लोग पलटिएगा उसमें लिखा होगा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा हुआ, उतना पढ़ लेंगे तो उससे आ जाएगा। लेकिन गेस्ट पेपर में क्या होता है, किताबी लैंग्वेज में आंसर आता है। और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसमें सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा, अपनी भाषा में आंसर रहेगा, ऐसे लैंग्वेज रहेगा कि आप लोग जैसे ही पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा आप लोग, पहली बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, दूसरी बार जैसे इसका आंसर आप लोग पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो आपको 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा पेपर 5 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पेपर 5 के लिए, पिछला साल का या इस साल के लिए जितना पिछला साल में पूछा गया या और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से आपको पेपर 6 के लिए, पेपर 7 के लिए और पेपर 8 के लिए आपको मिलेगा। समझ गए, इसमें 12 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा। समझ गए। उसके बाद ये जो आपको मिल जाएगा, आप लोग सोचेंगे 12 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कैसे, तो आप लोग सिंपल याद रखिए ना, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कहानी है, और कहानी क्या है समझना पड़ता है, कोई रटना नहीं, कोई याद करना नहीं, कुछ समझना नहीं, बस आपको कोई रटना नहीं, सिर्फ आपको समझना है। समझ, कहानी याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसको अपनी भाषा में बना करके एग्जाम में लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको गेस्ट पेपर के जैसे आप लोग पढ़ते हुए आपको माथा दर्द करने लगता है, ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, किताबी भाषा में लिखा रहता है। लेकिन इसमें सिंपल लैंग्वेज है, अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा, जो सिंपल लैंग्वेज होता है। आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसका फर्स्ट पेज में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका फर्स्ट पेज में लिखा रहेगा, आप कृपया करके अपने उत्तर अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। तो इसमें भी अपनी भाषा में मिलेगा, आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। उसके बाद बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में ही पूछा जा रहा है तो उससे 10 गुना क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये 100 क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो आपको इसके लिए मिलेगा 1000 क्वेश्चन, और 1000 क्वेश्चन वन लाइनर नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है उसका 4 ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग 1000 इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन जनरल स्टडीज में नहीं छूटने वाला है। और ये 12 नहीं, अगर इस जो 12 आपको दे रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 12 आपसे नहीं भी होता है तो आप लोग अगर 10 भी कर लेते हैं, 8 भी अगर कर लेते हैं, तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे का रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 9 क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है। अगर आप लोग इसमें से 8 भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इस 12 में से हर एक पेपर का 8-8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आपसे बन जाएगा। बस आपको 4 ही एग्जाम में बनाना है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा, 10 दूना 20, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेगा, 20 × 4 80, यानी कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। बस 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। इस पर अगर 12 आपसे नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, आप 8 क्वेश्चन उसमें से कर लीजिए, फिक्स है कि 8 में से 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपके एग्जाम में। और सेम इसी तरह से पेपर 6, 7, 8 में इसी तरह से रहेगा। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेना किस तरह से, तो देखिए इस पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये। अभी ऐसा नहीं है कि एक पीडीएफ का प्राइस 25, दूसरा का 25, इसका ऐसा नहीं है। ये जो आपका 9 पीडीएफ रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, ये 9 पीडीएफ से 9 पीडीएफ का प्राइस जो आपको ओनली 25 रुपीज़ है, 25 रुपये है। ठीक है ना, इस 25 रुपये को पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेना किस तरह से, तो वो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कौर। उसमें आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है, और नीचे में लिख देना स्क्रीनशॉट जैसे भेजिएगा इस नंबर पे आप लोग पे करके 25 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिएगा। नीचे में लिख दीजिएगा हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, 9 को पीडीएफ मिल जाएगा। 9 पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।